नमस्कार, कैपिटल टीवी का संडे स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूरी। पिछले एक महीने में उत्तर प्रदेश में जिस तरह एक के बाद एक आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ है, उसने साफ कर दिया कि खतरा सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं बल्कि डिजिटल नेटवर्क के जरिए घर घर तक पहुंचने की कोशिश हो रही। लखनऊ से लेकर अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर तक फैले इन मामलों में एक समान पैटर्न दिख रहा है। सोशल मीडिया के जरिए ब्रेन वॉश, छोटे छोटे ग्रुप और फिर बड़े हमलों की साजिश। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इनके तार सीधे पाकिस्तान के हैंडलर्स और विदेश में बैठे आकाओं से जुड़ते नजर आ रहे हैं। इसी बीच एटीएस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही, डिजिटल सबूतों की जांच और संदिग्धों से गहन पूछताछ, ये सब इशारा कर रहे हैं कि अब सिर्फ निगरानी नहीं बल्कि जड़ से सफाया करने की रणनीति पर काम हो रहा है। हर नए खुलासे के साथ ये तस्वीर और साफ हो रही है कि आतंकी नेटवर्क अब वर्चुअल दुनिया में पनप रहा है, लेकिन उसका निशाना जमीन पर तबाही मचाना है। साजिश सरहद पार, स्लीपर सेल तैयार। उत्तर प्रदेश में पिछले एक महीने में जिस तरह आतंकी नेटवर्क की परतें खुल रही है, उसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। सोशल मीडिया से लेकर सीक्रेट चैट तक हर रास्ता अब पाकिस्तान कनेक्शन की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन इस बार कहानी अलग है, क्योंकि उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी कि एटीएस पूरी तरह एक्शन में है। सवाल ये है, क्या ये जाल पूरी तरह टूटेगा या अभी और बड़े खुलासे बाकी हैं? क्या कुछ चल रहा है, कहां से नेटवर्क पकड़ में आए हैं, आइए जानते हैं विस्तार से। यूपी में आतंकी नेटवर्क का बड़ा खुलासा, सोशल मीडिया से ब्रेन वॉश। नोएडा से एक बड़ी आतंकी साजिश का भांडाफोड़ करते हुए उत्तर प्रदेश एटीएस ने नोएडा से 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। इनके संबंध पाकिस्तानी आईएसआई से बताए जा रहे हैं। दोनों आरोपियों की उम्र 20 साल है और ये पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से संपर्क में थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्ला अली खान और समीर खान के रूप में हुई है। जांच में पता चला कि दोनों संदिग्ध दिल्ली और यूपी में ग्रेनेड हमलों और टारगेटेड हत्याओं की योजना बना रहे थे। इनमें से एक आरोपी हिजबुल्ला अली खान बागपत का रहने वाला है, जो फिलहाल मेरठ में रह रहा था। वहीं समीर खान दिल्ली का है। एटीएस के मुताबिक इन गिरफ्तारियों से आईएसआई के नए पैतरे का भी खुलासा हुआ। इसमें भारतीय युवाओं को सोशल मीडिया के कट्टरपंथी बनाया जाता है और हिंसक वारदातों को अंजाम देने के लिए उन्हें पैसे का लालच दिया जाता है। पूछताछ के दौरान तुषार उर्फ हिजबुल्ला ने कई अहम खुलासे किए। उसने बताया कि उसे दिल्ली और यूपी में चुनी हुई जगहों पर ग्रेनेड हमले करने और अपने आकाओं द्वारा पहचाने गए कुछ खास लोगों की हत्या करने का काम सौंपा गया था। एटीएस सूत्रों के मुताबिक टारगेट में गैर धार्मिक जगहें हैं और कुछ राजनीतिक संगठन भी शामिल थे। इसके बदले में तुषार को 50,000 रुपए एडवांस पेमेंट के तौर पर और हमले सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद 2.5 लाख रुपए देने का वादा किया गया था। उसे भागने में मदद का भरोसा दिलाया गया, जिसमें पासपोर्ट बनवाने में मदद और मिशन पूरा होने के बाद दुबई के रास्ते पाकिस्तान भेजने का इंतजाम शामिल था। रिपोर्ट्स के अनुसार तुषार इंस्टाग्राम के जरिए पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टरों शहजाद भट्टी और आबिद जट के संपर्क में आया था। धीरे धीरे उसका ब्रेन वॉश किया गया। बाद में बातचीत एनक्रिप्टेड चैनलों पर होने लगी, जिसमें वॉइस और वीडियो कॉल भी शामिल थे। तुषार ने आगे खुलासा किया कि आईएसआई से जुड़े कुछ कथित ऑपरेटिव उसे टारगेट सौंपने वाले थे। दूसरा आरोपी समीर खान भी एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म के जरिए अपने हैंडलर्स के संपर्क में था और उसे प्रोपेगेंडा से जुड़ी दूसरी गतिविधियां करने का काम सौंपा गया। दोनों आरोपियों ने संभावित टारगेट की रेकी भी शुरू कर दी थी और सोची समझी योजना के तहत हमला करने की तैयारी थी। दिल्ली एनसीआर में भी एटीएस ने आरोपियों के पास से 32 बोर की एक पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, एक चाकू और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। आरोपियों के खिलाफ
आर्म्स एक्ट और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। एटीएस अब इस नेटवर्क की और गहराई से जांच कर रही है और दूसरी कड़ियों का पता लगाने में जुटी हुई है कि कहीं इसमें और कौन-कौन लोग शामिल हैं और किस-किस के पास से कैसे-कैसे सामान बरामद होते हैं। दुबई बना कंट्रोल सेंटर, ताबड़तोड़ छापेमारी और गिरफ्तारी, डिजिटल सबूत खंगाल रही एजेंसियां। वहीं पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी इस एक महीने में कई आतंकी मॉड्यूल की जांच से साफ हो गया कि इसका पूरा नेटवर्क देश के बाहर से चल रहा था, खासकर दुबई से ऑपरेट किया जा रहा था और इस नेटवर्क की जड़ भी वहां तक पहुंच सकती है। जांच एजेंसियों के अनुसार इस नेटवर्क का सरगना आकिब पहले ही दुबई भाग चुका है और वहीं बैठकर अपने साथियों को निर्देश दे रहा था। उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम और अन्य इंटरनेट माध्यमों का इस्तेमाल करके भारत में युवाओं को जोड़ने की योजना बनाई। शाकिब जैसे लोग भारत में उसके लिए काम कर रहे थे, जो अलग अलग ग्रुप बनाकर भड़काऊ वीडियो, कट्टरपंथी विचारधारा और देश विरोधी सामग्री फैलाते थे। आकिब दुबई में रहकर सीधे पाकिस्तान के हैंडलर से जुड़ा हुआ था। वहीं से वो शाकिब और उसके साथियों को निर्देश दिलाता था कि किन जगहों को निशाना बनाना है, कैसे लोगों को जोड़ना है, किस तरह बड़ी घटनाओं की योजना बनानी है। मोबाइल से मिले ऑडियो मैसेज और डिजिटल सबूतों से पता चला है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों जैसे रेलवे स्टेशन को खास टारगेट बनाया गया। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना, लोगों में डर फैलाना था। इस नेटवर्क की खास बात यह थी कि ये सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं था, इसके तार दिल्ली, हरियाणा और मुंबई तक फैले हुए थे। दुबई में बैठा आकिब इंटरनेट के जरिए सबको जोड़ता था और छोटे छोटे ग्रुप बनाकर उन्हें अलग अलग काम सौंपता था। इससे सुरक्षा एजेंसियों के लिए पूरे नेटवर्क को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। जांच में यह सामने आया कि साकिब भारत में रहकर हथियार जुटाने की कोशिश कर रहा था। वो कुछ तस्करों के संपर्क में था और फायरिंग की प्रैक्टिस भी कर चुका था। इसके अलावा ये गिरोह पहले ही कुछ जगहों पर आगजनी जैसी घटना करके दहशत फैलाने की कोशिश भी कर चुका था। इन गतिविधियों के वीडियो और फोटो दुबई में बैठे आकिब और उसके विदेशी हैंडलर्स को भेजे जाते थे, जिसके बदले उन्हें ऑनलाइन पैसों का भुगतान किया जाता था। सीधे शब्दों में कहें तो दुबई इस पूरे नेटवर्क का कंट्रोल सेंटर बन गया था, जहां से आकिब इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए भारत में अपने साथियों को निर्देश दे रहा था। वहीं भारत में मौजूद लोग इन निर्देशों को जमीन पर लागू करने की कोशिश कर रहे थे। अब एटीएस और अन्य एजेंसियां इस नेटवर्क को पूरी तरह तोड़ने में जुटी हुई है और हर नेटवर्क की एक दूसरे से कहीं जुड़ाव तो नहीं है, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इससे जुड़े हर व्यक्ति को पकड़ने के लिए लगातार कार्रवाई अभी भी जारी है। वर्चुअल दुनिया में पनप रहा आतंक, जमीन पर हमले की तैयारी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में आतंकी गतिविधियों से जुड़े संदिग्धों की गिरफ्तारी ने भी सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ाई। इस एक महीने में पाकिस्तान के कुछ आतंकी संगठनों से सोशल मीडिया के जरिए जुड़ने, खुफिया जानकारी साझा करने के आरोप में पुलिस ने नाहल और कौशाम्बी इलाके से कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया। इन दोनों कार्रवाइयों के बाद माना जा रहा है कि गाजियाबाद ऐसे लोगों के लिए पनाहगाह बनता जा रहा है। इससे पहले भी जिले के कुछ गांवों के नाम संदिग्ध गतिविधियों को लेकर सामने आ चुके हैं। पुलिस के मुताबिक 4 दिन के अंदर 2 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए 12 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। शुरुआती जांच में सामने आया कि इनमें से कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से जुड़े थे और संवेदनशील जानकारी साझा करने के आरोप हैं। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर उनके नेटवर्क और संभावित साजिश के बारे में जानकारी जुटाने में लगी है। जांच एजेंसियों के अनुसार मसूरी इलाके से पकड़ा गया संदिग्ध गिरोह किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। पुलिस अब इनके नेटवर्क्स और डिजिटल गतिविधियों की जांच कर रही है।
गाजियाबाद में इससे पहले भी आतंकी गतिविधियों से जुड़े कई मामले सामने आ चुके हैं। 2023 में गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत ऑस्ट्रेलिया मैच के दौरान लोगों को धमकी देने का मामला सामने आया था। इस मामले की जांच करते हुए गुजरात पुलिस गाजियाबाद के मोदी नगर के बिसोखर गांव तक पहुंची थी। इसके अलावा 2022 में एटीएस ने पीएफआई के एजेंट के रूप में कलछीना गांव निवासी परवेज को गिरफ्तार किया था। वहीं 2023 में एटीएस ने कलछीना और नेकपुर गांव से 6 संदिग्धों को पकड़ा था। इन घटनाओं के बाद कलछीना गांव सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर बना हुआ था, यानी कि पिछले 1 महीने में अलग अलग जगहों से जो घटनाएं सामने आई उनकी परतें आपस में जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। और ये कोई ऐसा वैसा काम नहीं है, ये पाकिस्तान से चल रहा है, सोशल मीडिया के जरिए चल रहा है, लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है और फिर उन्हें आतंकी गतिविधियों में लिप्त किया जा रहा है, जिसके कारण आज यूपी एटीएस एक्टिव है और इन लोगों पर शिकंजा कस रही है। पिछले 1 महीने में कई ऐसे नेटवर्क का पर्दाफाश किया, कई ऐसे कट्टरपंथियों का पर्दाफाश किया जो इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त थे और शामिल थे, और जिसके कारण पूरे प्रदेश की दिशा और दशा बदलने की कयास लगाए जा रहे थे। ये एक भड़काऊ कंटेंट के जरिए देश में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे थे। कुल मिलाकर तस्वीर बेहद गंभीर है। आतंकी नेटवर्क अब पारंपरिक सीमाओं से निकलकर डिजिटल दुनिया के जरिए युवाओं तक पहुंच रहा है, जहां ब्रेन वॉश, फंडिंग और साजिश सब कुछ ऑनलाइन संचालित हो रहा है। उत्तर प्रदेश में हालिया खुलासों ने यह साफ किया कि छोटे छोटे मॉड्यूल के जरिए बड़े हमलों की नींव रखी जा रही थी, लेकिन समय रहते एजेंसियों की एक्टिवनेस ने कई संभावित खतरों को टाल दिया। अब चुनौती सिर्फ इन मॉड्यूल्स को पकड़ने की नहीं, इस पूरे इकोसिस्टम को खत्म करने की है जो सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म के जरिए पनप रहा है। एटीएस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की लगातार कार्रवाई ये संकेत दे रही है कि जाल तेजी से टूट रहा है, लेकिन खतरा पूरी तरह टला नहीं है। 1 महीने में जितने लोग सामने आए उन पर शिकंजा कसा जा रहा है और उनके पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। ऐसे में सतर्कता, तकनीकी निगरानी और समाज की जागरूकता तीनों का एक साथ ही इस लड़ाई में निर्णायक भूमिका साबित होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।